हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके जीआईसी प्रोक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा आपको, वहाँ जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोलिस शब्द का संबंध किससे है। ये 2009 जीआईसी प्रवक्ता में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है पोलिस शब्द का संबंध नगर राज्य से, ठीक है। क्योंकि प्राचीन काल में जो है यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया था और यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक जो था मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस जो 1513 में आई थी, उसी में इसका अनुवाद करके जो है द स्टेट किया था, ठीक है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तथ्य नहीं मानता। भूभाग को राज्य का अनिवार्य तथ्य नहीं मानता कौन सा विचारक, तो वो है सीले, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार जो है निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, ऐसा इसने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधादित करना उक्ति का प्रयोग किया है। तो ये ग्रीन ने किया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक था, उसकी पुस्तक थी लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसकी भाषणों का संकलन है ये पुस्तक, जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्त पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह किसका कथन है। तो ये कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। ये भी क्वेश्चन 2009 के जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, तो ये तो सही लग रहा है, सही है। समाज राज्य से व्यापक है, ये भी सही है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है, ये भी सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, तो ये गलत है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं बल्कि क्या होती है, अनिवार्य होती है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो हाब्स का ऐतिहासिक क्रम था आपका 1588, जॉन लॉक का था 1632, मॉन्टेस्क्यू का था 1689 और रूसो का था 1712, ठीक है। तो सही क्रम में जो राजनीतिक दार्शनिक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, किसके लिए, तो आत्मरक्षा के लिए, ठीक है। हाब्स के अनुसार जो है व्यक्ति राज्य की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन यदि सरकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती तो इसकी आज्ञा पालन का कोई तर्क नहीं रह जाता, ऐसा बताता था हाब्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो आपका कथन में कहा रहा है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एकलवादियों का मत था कि संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है, तो बिल्कुल सही है। और कारण में बताया गया है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। और इसका ये सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिए, एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है तथा प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। पूरा सेंटेंस एकदम बैठ जा रहा है, इसलिए ये सही व्याख्या भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था।
बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ऑटो वार्न गियर्क को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम ऑटो वार्न गियर्क एवं मेटलैंड ने दिया था। इन्होंने जो है समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन कारण फिर दिया हुआ है। कथन में कह रहा है कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी, सही है। ठीक है, क्योंकि मध्य युग में संप्रभुता के विकास न होने के कारण जो है सामंतवादी व्यवस्था थी, तो इसलिए वहाँ विकसित नहीं हो पाई थी। तो बिल्कुल सही है। और कारण में बताया है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका ये सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जब मध्य युग में विकेंद्रीकृत था तभी तो सामंतवादी व्यवस्था थी, और वो जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो ईसाई धर्म से ओतप्रोत थी। तो यहाँ पे इसका सही व्याख्या भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो ये है ओपेनहाइम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओपेनहाइम ने संप्रभुता के बारे में कहा है यह सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबद्ध है? नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबद्ध कौन है? तो आर.एच. टानी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागरिक संप्रभुता सिद्धांत का संबंध आर.एच. टानी से है। इनके अनुसार जो है राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका यह विचार है सार्वजनिक सेवा न्याय की संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? तो ये है आपका लियो दुग्बी का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लियो दुग्बी के चिंतन में जो है राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी गई है और अधिकारों का इसमें प्रमुखता नहीं दी गई है, और राज्य का बुनियादी लक्षण जो होता है जनसेवा है, प्रभुसत्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा वीडियो शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आई वर्लिन का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई वर्लिन की एक पुस्तक थी 4 एसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, 4 एसे ऑन लिबर्टी, इसमें लिखा था कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो ये राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, तो बिल्कुल सही है। और कारण में दिया हुआ है न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अधिकतर क्वेश्चन में ए ही सही होता है, ये आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सेंटेंस सही तरीके से आप लोग बैठा लेते हैं और कुछ उसमें से आता है तो निश्चित रूप में जो है इस क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया हुआ है, इधर कोटेशन दिया हुआ है, इधर लेखक हैं, इनको मिलान करना है। न्याय बलवानों का हित है, किसने कहा था? न्याय बलवानों का हित है, ये कहा था थ्रेसिमेकस ने। तो यहाँ पे ए में आपका 2 सही हो जाएगा। और व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था प्लेटो ने। तो बी में आपका 3 सही हो जाएगा। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था ह्यूम ने। ठीक है, तो यहाँ पे सी में आपका 4 सही हो जाएगा। और न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, तो ये किसका कथन था? तो राल्स का था। तो डी में 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप कोट नंबर डी में 2 3 4 1 2 3 4 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे कोटेशन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और इन चारों को 2 एक बार आप लोग अच्छी तरीके से जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है, गलत है। एक पूंजीवाद राज्य का एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे
बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही वक्तव्य इसमें सही हो सकता है। और एक समाजवादी राज्य उदारवादी राज्य हो सकता है, ये भी गलत है। एक उदारवादी राज्य उत्पादनों के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। अगला है राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है। तो ये जॉन लॉक के रचनाओं में पाया जाता है। ठीक है, जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक माना जाता है, और उदारवाद के विकास में जो है जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक लेखक थे एम सेलिगर, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला विचारक कौन है, तो है कार्ल जे पॉपर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत किया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग थियोरी। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, इसको आपको बताना है। और ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में और जीडीसी की परीक्षा में, तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अन्यथा सभी प्रश्नों को मत लीजिएगा। तो इसमें कथन में कह रहा है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। सकारात्मक उदारवाद जो है राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, बिल्कुल सही है। तथा, अब यहाँ पे तथा लगा लीजिए, वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व जो है राज्य को सौंपता है। ठीक है, यानी कुछ कार्य सौंपता है, तो क्या कार्य सब सौंपता है, अभिवृद्धि का दायित्व जो है राज्य को सौंपता है। तो यानी कथन कारण दोनों सही है और ए सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सिद्धांत रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है। तो ये उदारवादी सिद्धांत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत जो है राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करता है। यांत्रिक सिद्धांत ही उस रात्रि की पहरेदार की भूमिका का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो ये है टी.डब्ल्यू. केंट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टी.डब्ल्यू. केंट जो है कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है और राज्य का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। तो ये है सर्वोदय का, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वोदय का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले जो है रास्किन की पुस्तक अनटू द लिस्ट के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। तो ये मानता है आपका गैलब्रेथ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम था जे.के. गैलब्रेथ। इनकी एक पुस्तक थी द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया था कि आधुनिक उदारवादी जो है प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बनकर रह गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है। यह विचार किसका है। तो ये विचार है मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति जो है निर्धारित करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला कौन था। तो समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो था वो रॉबर्ट ओवेन था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने जो है 1771 से लेकर के 1858 में किया था, इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और ये प्रयोग किया था जो एक ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी एवं सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत भी उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो मार्क्स, यहाँ पे थोड़ा सा अगला कथन में दिया है, मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो ऐसा बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स के अतिरिक्त अरस्तू, हॉब्स, स्पेंसर, मैकियावेली इत्यादि की रचनाओं को भी हम वैज्ञानिक श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है, तो ये सही है। ठीक है, जहाँ से मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे आपका ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है, पूछा है। सही उत्तर का चयन करना है। तो यह निष्क्रियता नहीं है। अहिंसा के सिद्धांत में दिया हुआ है कि यह निष्क्रियता नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और इसका मूल सिद्धांत सत्य है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है अहिंसा सिद्धांत का, तो बिल्कुल सही है। यह कमज़ोरों का शास्त्र है, तो ऐसा बात नहीं है, यह कमज़ोरों का शास्त्र है, बिना कमज़ोरों का शास्त्र है, ये तो गलत है। यह जन सहभागिता का साधन है, तो ये भी सही हो जाए, सही हो जाएगा। चौथा भी, तो यहाँ पे 1, 2, 4 सही हो रहा है और किसी कूट में 1, 2, 4 दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आयोग द्वारा इसको सबको कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि कोई भी अहिंसक आंदोलन जैसा जन सहभागिता को बढ़ावा देता है और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कमज़ोरों का शास्त्र ही केवल हो। तो तीसरा तो एकदम गलत हो जा रहा है। तो 1, 2, 4 सही हो रहा है, तो किसी कोर्ट में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें कॉमन अंक दिया गया था आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है और इसमें कथन कारण दिया हुआ है, नीचे है, देख लीजिए थोड़ा सा। कथन कारण दिया हुआ है क्वेश्चन में और सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे कथन में दिया हुआ है, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे, तो बिल्कुल सही है। और तथा उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और इसका कारण भी, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए सही व्याख्या करता है आर का। अगला क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में जो है समाजवाद का कौन सा विकल्प है, तो न्यासधारिता यानी प्रन्यास का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो जॉर्ज रोसेल ये संघ समाजवाद से संबंधित थे, तो सही है। हीगल व्यक्तिवाद से संबंधित थे, तो ये गलत है। हीगल ने सभ्य समाज को सार्वभौमिकता के सरकार के रूप में देखा था और इसके अनुसार जो है सार्वभौमिकता अथवा विश्वास का सरकार रूप ही राज्य है। ठीक है, तो ये जो है सार्वभौमिकता को बढ़ावा दिया था, सार्वभौमिकता को, व्यक्तिवाद को नहीं, तो यही आपका भी आला गलत हो जाएगा। और GDH कोल श्रेणी समाजवाद से सही है, लास्की बहुलवाद से ये भी सही है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, ये हीगल जो है सार्वभौमिकता को बढ़ावा देते देते ये आदर्शवादी विचारक था। ठीक है, आदर्शवादी विचारक था और ये सभी जो है जो ये सही है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतन ने कहा कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित कर सके। तो ये कथन है हॉब्स का। ठीक है, हॉब्स ने कहा था कि तलवार के बिना जो है संविधाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित कर सकें, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण। फिर GIC प्रयोक्ता परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न 2-3 जरूर देखने को मिलेंगे, इस तरह से प्रश्न उसमें बहुत पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो कथन में दिया है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है, तो ये तो सही है। और इसमें तथा लगाइए, तथा मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। ठीक है,
तो ये तो सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक इसे वास्तविक आर्थिक समानता के साथ ना हो। किसने कहा था? तो ये कहा था H.J. लास्की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक इसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न प्राप्त हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य जो है लोकतांत्रिक समाजवाद में संभव है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, किंतु स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। तो ये कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की एक पुस्तक थी ऑन लिबर्टी, और उसी में उन्होंने लिखा था कि स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जो है प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए और उनको स्वतंत्र छोड़ देना प्रतिबंध लगाने से बेहतर है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक विरोध को उद्घाटित करते हुए लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि जितना अधिक हम एक को प्राप्त करेंगे उतना ही दूसरे की हानि होगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये करता है रूसो। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जे रूसो की एक पुस्तक थी ए डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें दो प्रकार की विषमताओं का अंतर बताया था, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर है, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई। तो ये ग्रीन के द्वारा, टी.एच. ग्रीन की धारणा स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है, वह सकारात्मक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? तो ये अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का अधिकार कांट के इस स्वतः सिद्ध तथ्य को जो है मानकर चलता है कि मनुष्य होने के नाते जो है प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार है, और कांट के समान ग्रीन जो है जैसे प्रत्ययवादी विचारक व्यक्तित्व के अधिकार को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? तो ये जॉन ऑस्टिन को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की यह मान्यता है कि अधिकार राज्य की देन है और प्रभुता संपन्न होने के कारण राज्य कानून निर्माण की अंतिम सत्ता है और अधिकारों का सृजन कानून द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो मानता है कि अधिकार जो है पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष जो है विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। विधानमंडल उसके कार्यालय में उनके पद से हटा नहीं सकती और कार्यपालिका भी जो है विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है वह है
राजनीतिक दल के अभाव में जो है संसदीय सरकार किसी कार्य को नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है जो राष्ट्रपति होता है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वशासन में समन्वय, ये जो है एकात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता नहीं है। ठीक है, एकात्मक शासन की व्यवस्था का जो विशेषता है प्रशासनिक एकता होता है, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता होता है और राष्ट्रीय एकता होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। तो सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो है विधायिका कार्यपालिका का संबंध। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में जब सरकारों का वर्गीकरण का आधार माना जाता है वो विधायिका कार्यपालिका का संबंध माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कथन कारण मिल गया है क्वेश्चन में। संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है। संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, सही है। यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है, ये भी सही है। तथा यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा इसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो, ये जानी जाती है। तो किस रूप में जानी जाती है? तो ये एकात्मक सरकार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, एकात्मक सरकार जो होता है वह राज्य में जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित होती है और उसका प्रतिनिधि जो है इसकी वैधानिक रूप से जो है सर्वव्यापी होती है। तो ये एकात्मक सरकार के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा।